वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नए साल की शुरुआत में ही यूक्रेन ने रूस को पहुंचाई कारी ज़र्ब। एक ही हमले में रूस के 400 फौजियों को हलाक करने का किया दावा। रूस ने कहा 63 फौजी हुए हलाक। इजरायली फोर्स की जानिब से मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी पर धावे जारी। इन मसाजिद में फ़लस्तीनियों के नमाज पढ़ने पर लगाई पाबंदी। कब्जे की है कोशिश। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इजरायली फोर्स की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। फायरिंग में 11 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, मुतादिद फ़लस्तीनियों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में अजीत पवार की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब पर किए गए कमेंट से बड़ा हंगामा। अब पार्टी के एक और लीडर ने कहा हिंदू मुखालिफ नहीं थे औरंगजेब, अगर होते तो विष्णु मंदिर भी तोड़ देते। हल्द्वानी में बेघर किए जा रहे अफराद के सपोर्ट में आया असदुद्दीन ओवैसी। पीएम मोदी से की अपील, घर बनाने का आपने किया था वादा, इन गरीब अफराद के आशियानों को ना उजाड़े। और छत्तीसगढ़ के एक चर्च पर शरपसंदों ने किया हमला, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। शरपसंद हमलावरों ने पुलिस पर भी किया पथराव, मुतादिद पुलिस एहलकार हुए जख्मी। और पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी फौज ने नए साल के मौके पर मुल्क के मशरक में वाक़ शहर माकियोका में एक इमारत पर हमले में तकरीबन 400 रूसी फौजियों को हलाक कर दिया, जबकि रूस ने यह तादाद 63 बताई है। AFP के मुताबिक कोई भी तादाद जंग में अब तक के सबसे बड़ी जानी नुकसानात में से एक को जाहिर करती है। रूस ने कहा कि साल नौ के मौके पर यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में वाक़ रूसी कंट्रोल के कस्बे मैकियोका में उसकी तनसीबात पर यूक्रेन के मिसाइल हमलों में 63 रूसी फौजी हलाक हो गए। रूसी वज़ारत दिफा की जानिब से हलाकतों का यह गैर मामूली ऐलान ऐसे वक्त सामने आया है जब रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में फ़िज़ाई हमलों का अपना सिलसिला जारी रखा है। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ टेलीफोन पर बातचीत में तस्दीक की कि इसराइल को टेम्पल माउंट की तारीख़ी हैसियत पर कायम रहने की ज़रूरत से आगाह कर दिया गया है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी वफ़ा ने इत्तला दी है। अब्बास ने फ़ोन के दौरान एक सियासी उफ़क़ की तश्कील की अहमियत पर जोर दिया जो काबे से इसराइल का तसल्लुत ख़त्म करने और एक तरफ़ा कार्रवाइयों को रोकने का बास है। उन्होंने अल-कुद्स में फ़लस्तीनियों के लिए अमरीकी कौंसल खाने को जल्द खोलने का मुतालबा किया। इजरायली फ़ोर्स और पुलिस की जानिब से फ़लस्तीन के मगरबी किनारे के तारीख़ी शहर अल खलील की तारीख़ी जामा मस्जिद में फ़लस्तीनी शहरियों की नमाज़ों की अदायगी और अज़ान पर पाबंदियों का नारवा और गैर कानूनी सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 के दौरान मस्जिद इब्राहिमी में 51 मरतबा अज़ान देने और नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई। मरकज़ी इत्तलात फ़लस्तीन के मुताबिक फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ व मजहबी उमूर की जानिब से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि मस्जिद इब्राहिमी में अज़ान और नमाज पर सिहूनी पाबंदियों में इजाफ़ा हो चुका है। मस्जिद इब्राहिमी और मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का मिल्कियत का दावा बातिल और झूठ पर मुबनी है और सिहूनी क़ुव्वतें इन दोनों मुक़द्दस मकामात के हवाले से दुनिया को गुमराह और तारीख़ को मस्ख़ कर रही है। इजरायली पुलिस के हमरा जुनूनी यहूदी आबादकार मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स के पुराने शहर में वाक़ मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हुए। यरूशलेम इस्लामिक फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बयान के मुताबिक इजरायली फोर्सेस की हिफाजत में दर्जनों जुनूनी यहूदी आबादकारों ने अल-मग़रिब गेट से मस्जिद अल-अक़सा पर धावा बोल दिया। मस्जिद अक़सा के सहन में कुछ मजहबी रसूमात अदा करने वाले जुनूनी यहूदियों ने छापे के दौरान क़िबला अव्वल में मौजूद फ़लस्तीनियों को मुश्तल करने की कोशिश की। इस दौरान इजरायली फोर्सेज ने मस्जिद अक़सा में इबादत के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी और उनमें से कुछ को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बावजूद भी अंदर नहीं आने दिया।
दूसरी जानिब इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम को शेख अकरमा साबरी को गवाही के लिए तलब करने की खबर है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के सेंट्रल में वाक़े रमला के शुमाल मगरब में वाक़ गाँव बेतरिमा में काबिज़ फ़ौज के साथ झड़पों के दौरान 11 फ़लस्तीनी नौजवान रबर की गोलियों से ज़ख्मी हो गए, जबकि इसराइली फ़ौज ने साबिक़ असीर बासिल अल-बरगूसी और उसके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया। मुक़ामी ज़राए ने इत्तला दी है कि इसराइली फ़ौज ने गाँव पर छापा मारा, जहाँ गाँव के वस्त में दर्जनों नौजवानों के साथ शदीद झड़पें हुई। इस दौरान काबिज़ फ़ौज ने गोलियां चलाईं, जिससे 7 नौजवान टांग में गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए और 4 दिगर रबर की गोलियों से ज़ख्मी हुए। इटली में एक इस्राएली खातून टूरिस्ट पर चाकू से हमला करने की वारदात पेश आई है। यह वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब इस्राएली खातून टूरिस्ट रोम में सेंट्रल टर्मिनी के नाम से मशहूर स्टेशन पर खुद कार टिकट मशीन पर पहुंची। वो तेल अवीव वापस जाने के लिए ट्रेन की टिकट खरीद रही थी कि उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून टूरिस्ट की उम्र 24 साल थी। उसने अपने कंधों पर लाल रंग का बैग उठाया हुआ था, उसके सर पर सियाह टोपी थी। उसने नीले रंग का नायलॉन बैग पकड़ रखा था। इतने में किसी नामालूम शख्स ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने पीछे से हाथ से उसकी गर्दन के गिर्द हल्का बना लिया और उसके कमर और पेट के ऊपर एक जानिब चाकू घोंप दिया और फरार हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक ये इटली में आने वाले किसी तार के वतन का हमला था या मुसल्लह डकैती की कोशिश थी या किसी जुनूनी की हरकत थी। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के लीडर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब हिंदू मुखालिफ नहीं थे। हालांकि इस पर उठने वाले तूफान के डर से उन्होंने अपने बयान में तब्दीली कर दी और कहा कि औरंगज़ेब एक ज़ालिम बादशाह था जिसने इक़्तिदार पर चढ़ने के लिए अपने भाई और वालिद का कत्ल कर दिया था। आव्हाड ने कहा कि छत्रपति संभाजी सरदेसाईवाड़ा संगमेश्वर में थे। उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब को ये इत्तला किसने दी, यहीं पर असली तारीख मरकूज़ है। जितेंद्र ने आगे कहा कि औरंगज़ेब को बहादुरगढ़ लाया गया। इसी बहादुरगढ़ किले के करीब एक विष्णु मंदिर था। अगर औरंगज़ेब हिंदू मुखालिफ होता तो वो विष्णु मंदिर को भी तोड़ देता। महाराष्ट्र के साबिक़ मिनिस्टर आव्हाड ने मज़ीद कहा कि मेरा ख्याल है कि तारीख़ में वापस जाने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि इससे समाज के दरमियान नए तनाज़ात बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी का मामला दिन ब दिन शदीद रुख इख्तियार करता जा रहा है। अब MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर PM मोदी से अपील की कि सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बस हल्द्वानी के करीब अफराद को बेघर ना किया जाए। हल्द्वानी को लेकर क्या कहेंगे? आपकी तरफ से समर्थन आ रहा है वहाँ पर, आपका और कांग्रेस का समर्थन जो है उनको मिल रहा है वहाँ पर, कि वो जमीन। एक बात सुनिए, जब दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है, दिल्ली में चुनाव से पहले करती है, यहाँ पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज
वहाँ की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहाँ पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहाँ पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज़्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वज़ीर आज़म को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहाँ से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, ख़त्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहाँ पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहाँ पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही इन लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? आप, हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहां पर रह रहे हैं, रो रहे हैं, औरतें रोड पर बैठी हुई हैं पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूस हमको फोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, हम क्या करेंगे, हम वहां पर कहाँ जाकर रहेंगे, हम लोग किधर जाकर रहेंगे? अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इनको आप बेघर मत करिए। ट्विटर पर छत्तीसगढ़ में शदीद हंगामे की खबर सामने आ रही है। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िला हेडक्वार्टर में वाक़ एक चर्च पर शरपसंद भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने चर्च के अहाते में लगी मूर्तियों को भी तोड़ दिया, साथ ही वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स पर भी हमला किया, जिसमें पुलिस सुपरिंटेंडेंट सदानंद कुमार समेत कई दीगर पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इस पूरे वाक़े से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पूछा जा रहा है कि ये शरपसंद हमलावरों का लीडर कौन है, उनका आइडियल कौन है। दिल्ली में कार से एक लड़की को घसीटकर मौत के घाट उतारने वाले बीजेपी लीडर और दीगर अफराद के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जानिब से पुलिस से शिकायत की गई है। आज आप के अरकान असम्बली ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखकर मुतालबा किया कि दिल्ली की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले मुलजिमीन को बचाने की कोशिश करने वाले पुलिस एहलकारों को बर्खास्त किया जाए। बाद मीडिया से बात करते हुए आप MLA आतिशी ने मजीद जानकारी दी। हम उनसे ये भी मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस अफसर इस पूरे मामले में जिन्होंने लापरवाही दिखाई, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। वो पुलिस अफसर जो वहाँ पर मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने फोन नहीं उठाए, जिन्होंने स्थिति परिस्थिति को देखा नहीं, अगर 12 किलोमीटर तक एक लड़की ऐसी दरिंदगी के साथ घसीटती चली गई, वो पुलिस अफसर जिन्होंने सिर्फ एक आरोपी पर धाराएं दर्ज करी और बाकियों को छोड़ दिया, वही पुलिस अफसर जिसने एक कमजोर धारा में FIR दर्ज की, और DCP जिन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश करी, उनके डिफेंस में स्टेटमेंट दी, उन सब पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है कि जो पुलिस कर्मी
आगे सोचें कि हम किसी व्यक्ति को बचाएं, किसी आरोपी को बचाएं, खासकर किसी राजनीतिक आरोपी को भी बचाएं, उन पर भी एक नकेल कसने की जरूरत है, उन पर भी एक डर का माहौल लागू होने की जरूरत है कि उन पर भी एक्शन होगा अगर वो किसी भी जनता की समस्या पे कार्रवाई नहीं करेंगे। मुल्क में मोहब्बत को फ़रोग और नफरत को ख़त्म करने के मकसद से शुरू की गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर एक मरतबा शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने यूपी में यात्रा के साथ कदम रखना है। दिल्ली के कश्मीरी गेट वाक़े कदीम हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये पद यात्रा शुरू की। दिल्ली फसादात से मुतासरा मौजपुर, जाफराबाद, गोकुलपुरी से होते हुए ये यात्रा यूपी में दाखिल होंगी। हमेशा की तरह जहां राहुल गांधी के हमरा हज़ारों अफराद की भीड़ नजर आई तो वहीं उनके हमरा हिस्टोरियन राम पुन्यानी भी मौजूद दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने खादी को लेकर राहुल गांधी और कमल हसन की बातचीत पर तनकीद करते हुए कांग्रेस कायद को खादी के तय लगाव रखने का मशवरा दिया। खादी को लेकर राहुल गांधी जी कमल हसन से चर्चा कर रहे हैं और इधर बीजेपी कटाक्ष कर रही है, खादी को लेकर आडंबर कर रहे हैं। ये कटाक्ष नहीं है, वास्तविकता है कि खादी को लेकर वो आडंबर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब खादी के लिए आह्वान किया तो आजादी के बाद से जितनी खादी नहीं खरीदी गई उनके आह्वान पर 1.25 लाख करोड़ रुपए की खादी देश के अंदर खरीद ली गई। और राहुल बाबा अगर खादी से इतना ही लगाव था तो विदेशी टी शर्ट पहन के काहे को यात्रा कर रहे हो, खादी पहन के यात्रा करते। अरे कम से कम आज जब इंटरव्यू दे रहे हो उनको, जो वायरल करवा रहे हो आप प्लान से, उसी में खादी पहन के बैठ जाते तो खादी से लगाव प्रदर्शित कर देते। ये आपकी दुभाषी बातें सब लोग समझते हैं देश के। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नए साल की शुरुआत में ही यूक्रेन ने रूस को पहुंचाई कारी ज़र्ब। एक ही हमले में रूस के 400 फौजियों को हलाक करने का किया दावा। रूस ने कहा 63 फौजी हुए हलाक। इजरायली फोर्स की जानिब से मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी पर धावे जारी। इन मसाजिद में फ़लस्तीनियों के नमाज पढ़ने पर लगाई पाबंदी, कब्जे की है कोशिश। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इजरायली फोर्स की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। फायरिंग में 11 फ़लस्तीनी ज़ख्मी, मुतादिद फ़लस्तीनियों को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में अजीत पवार की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब पर किए गए कमेंट से बड़ा हंगामा। अब पार्टी के एक और लीडर ने कहा हिंदू मुखालिफ नहीं थे औरंगजेब, अगर होते तो विष्णु मंदिर भी तोड़ देते। हल्द्वानी में बेघर किए जा रहे अफराद के सपोर्ट में आया असदुद्दीन ओवैसी। पीएम मोदी से की अपील, घर बनाने का आपने किया था वादा, इन गरीब अफराद के आशियानों को ना उजाड़े। और छत्तीसगढ़ के एक चर्च पर शरपसंदों ने किया हमला, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। शरपसंद हमलावरों ने पुलिस पर भी किया पथराव, मुतादिद पुलिस एहलकार हुए जख्मी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए।
इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।